नमस्कार सभी मित्रों को। आइए आज हम संधि वाले जो हमारा क्रम है उसमें आगे पढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो अचसंधि वाला जो कार्य था वो लगभग समाप्त हो चुका है। हालांकि उसके कुछ अपवाद हैं, लेकिन मैं अपवाद अभी आपको इसलिए नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि कई बार जो है वो ज़्यादा भी नुकसान दे जाता है। आप ज़्यादा खाओ, ज़्यादा पहनो, ज़्यादा घूमो तो नुकसानदेही होता आपके लिए। इसलिए हमने क्या किया, उसका जो है उसमें जो भी अपवाद थे उनको सोचा शायद इनके बाद करा देंगे, क्योंकि सामान्यतया जो हैं वो इन्हीं संधियों से प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, अपवाद तो कभी कभी किसी से पूछ लिया, इंटरव्यू में पूछ लिया, या फिर नेट आदि की जब आप एग्ज़ाम देते तो वहाँ पूछ लेते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। आज हम जो पढ़ेंगे वो हल संधि के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि संधि में जो है वो सब वर्णों का खेल है। ठीक है, वर्णों के आश्रित से ही सारे कार्य किए जाते हैं। अब हमने पहले अच संधि पढ़ी, आज हम हल संधि पढ़ेंगे। तो हल संधि पढ़ने से पहले आज इस बात को समझते हैं कि हल संधि वास्तव में होती क्या है। ठीक है, हल संधि होती क्या और कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे हल संधि में कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो हल संधि आप देख लीजिए। हल संधि का दूसरा नाम क्या है? व्यंजन संधि। क्योंकि हल जो है ये तो वैयाकरणों के निकाय में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, और व्यंजन जो है वो लोक सामान्य में प्रयोग होने वाला एक शब्द है। इसलिए हल संधि बराबर व्यंजन संधि। हल संधि और व्यंजन संधि में कोई अंतर नहीं, एक ही चीज है। कभी इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना कि शायद हल संधि अलग होगी और व्यंजन संधि अलग होगी। ठीक है, अब इसकी परिभाषा जो छोटी सी दी है उसको समझते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है कि हल संधि जो है करे हलों व्यंजनों का, ठीक है, हलों अर्थात व्यंजनों का किसी अन्य, मान लीजिए हमारे पास इधर एक व्यंजन है और इधर दूसरा व्यंजन है। अब दो व्यंजन हो गए हमारे पास, तो हलों अर्थात किसी व्यंजन का, कोई भी व्यंजन हो सकता है, उनका किसी अन्य व्यंजन या स्वर से, स्वर के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार हल संधि कहलाता है। इसको थोड़ा समझिए आप। ये कह रहे हैं कि आपके पास एक व्यंजन है, दूसरी तरफ भी या तो आपके पास कोई व्यंजन होगा, और हो सकता है व्यंजन ना मिले तो स्वर भी मिल जाए। ठीक है, कोई अच मिल जाए। वैसे प्रायः मिलता नहीं है, क्योंकि ये नियम है कि अचहीनम परेण संयोज्यम, कि अच से अगर कोई हीन कोई वर्ण होता है तो उसका संयोग पर के साथ हो जाता है। एक नियम है इसका। फिर भी कई बार अपवाद सब जगह होते हैं, तो इसीलिए कहा कि व्यंजन के बाद अगर कोई अन्य व्यंजन हो जाए या फिर स्वर हो जाए तो उनके मेल से उत्पन्न होने वाला जो विकार है, इधर एक व्यंजन मिला, इधर एक व्यंजन मिला, इनके मेल से उत्पन्न होने वाला जो विकार है, यह विकार किसके अंतर्गत आएगा? हल संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? हल संधि कहते हैं। ठीक है, फिर एक बार समझ लीजिए कि हलों का अन्य किसी व्यंजन या स्वर के साथ जो मेल है और उस मेल से उत्पन्न होने वाला कोई विकार है, उस विकार को हम क्या कहते हैं? हल संधि कहते हैं। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि हल संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है, हम कितने प्रकार की हल संधियों को पढ़ेंगे। ठीक है, एक छोटा सा आपके सामने चार्ट टाइप का है, इसको देखिए। श्चुत्व संधि खूब प्रयोग की जाती है और हम प्राय करके खूब पढ़ते हैं। ठीक है, श्चुत्व संधि। दूसरी है ष्टुत्व संधि, ष्टुनाष्टु। जश्त्व संधि, चर्त्व संधि, अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि। और इसके बाद दिया हुआ जो है वो अगला देखिए। अनुस्वार में भी अनुस्वार पर सवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि, छत्व संधि और गमुड आगम, इतने प्रकार के हम पढ़ेंगे।
इतने प्रकार के अगर आप कवर कर लेते हैं तो फिर आपको कभी हल संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब वो ये अलग बात है कि हम पहले किसको पढ़ेंगे इसके बाद किसको पढ़ेंगे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हम इतने प्रकार की संधियों को इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ने से पहले हमें हल संधि में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं उनके बारे में पहले जानना है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए पढ़ाना आरंभ कर दिया और मतलब ही ना मालूम हो सामने वाले को, तो फिर क्या फ़ायदा। तो पहले आपको कुछ वर्णों के या कुछ पारिभाषिक शब्दों के मतलब मालूम हो कि अगर मैं ये कहूँगा तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, अगर आप उन पारिभाषिक शब्दों को दिमाग में रखेंगे तो फिर आपके लिए हल संधि केवल बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो देखिए पहले हम उनके कुछ जो पारिभाषिक वर्ण हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए जो सबसे ज़्यादा प्रयोग दिखाई पड़ेगा वो प्रत्याहारों का प्रयोग दिखाई पड़ेगा। ठीक है, प्रत्याहार, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। प्रत्याहारों की सबसे ज़्यादा प्रयोग दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और कौन कौन से प्रत्याहार पढ़ेंगे ये भी बताया जाएगा। उन प्रत्याहारों में कितने वर्ण आएंगे ये भी बताया जाएगा। कई बार क्या होता है, हमें माहेश्वर सूत्र याद तो होते हैं लेकिन हम बैठे बैठे काउंट ही करते रह जाते कि जी झल कहने से अच्छा ये हो गया। यहाँ पर जो है वो आपको ऐसे बता दिया जाएगा कि देखो झल कहा आपने तो इतने इतने वर्ण अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, उसको आप समझिए। जैसे देखिए एक प्रत्याहार है जिसका नाम है झल। ठीक है, हल संधि में कहीं भी अगर ये कहा जाए कि झल परे रहते या झल के स्थान पर, तो झल कहते ही कितने वर्णों का ग्रहण करना है, तो कहते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, का, चा, टा, ता, पा, ये पहला हो गया, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा। झल में कितने वर्ण आएंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा आएगा, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक का चौथा वर्ण आएगा। आपने झल कह दिया तो झल कहने पर आपको इतने वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक का पहला, दूसरा, तीसरा और इसके बाद जो आपका है वो चौथा। ठीक, इसके बाद जो आपका है वो शा, सा, सा और हा, तीनों प्रकार के शकार, शा, श और स और इसके बाद हकार। ठीक है, तो झल कहने से आप इतने वर्णों का ग्रहण करें। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए कि झल कहने से हमें कितने वर्णों का ग्रहण होगा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा, इसके बाद श, इसके बाद मूर्धन्य शकार, इसके बाद सकार और उसके बाद हकार। ठीक है, इतने वर्णों का ग्रहण किया जाता है। इसके बाद बात आती है खर कि जी अगर खर कह दें तो फिर कितने वर्णों का ग्रहण होगा। तो देखिए खर में कितने वर्णों का ग्रहण होता है। खर में जो है कहते प्रत्येक वर्ग का पहला और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, श, श, स। ठीक है, इतने वर्णों का ग्रहण होता है। खर कहना प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और तीनों प्रकार के सकारों की उपलब्धता जो है वो खर कहने से हो जाएगी। अगला है कहते चर कहने से कितने वर्ण होंगे। सारा का सारा हल संधियों का खेल इन्हीं 5 से 6 प्रत्याहारों पर चलता है। अगर आपको ये 5 से 6 प्रत्याहार बहुत अच्छे से अगर मालूम है, कंठस्थ हैं, तो फिर ये समझिए आप कि हल संधि आपके लिए कोई दूर नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं ना अब दिल्ली दूर नहीं है, तो अब हल संधि दूर नहीं है आपके लिए। इसके बाद तो देखिए कितने वर्ण आते हैं चर में। प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण आता है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण और तीनों प्रकार के शकार आ जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण आएगा और तीनों प्रकार के शकार आ जाएंगे, वो आएंगे हमारे चर प्रत्याहार के अंतर्गत। इसके बाद अगला देखिए जश प्रत्याहार कि जी जश के अंदर कितने वर्ण आएंगे। ठीक है, तो जश एक प्रत्याहार है
कहते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण जो है वो जश के अंतर्गत आ जाएगा। कभी भी आपसे ये कहा जाए झलाम जशोंते, झलाम जश झसी, तो जश आदेश कहा जा रहा है वहां पर, तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पर आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी वर्ग है उसका तीसरा वर्ण करो वहां पे। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ नहीं करना। यहाँ केजरीवाल की सरकार नहीं, योगी की सरकार चलती है। हर काम नियम कायदा और कानून से किया जाएगा, वरना दूसरा रूप उनका सबको मालूम है। तो जश जो है वो जश आप कहने से प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण गिना जाता है। ठीक है, हमने झल पढ़ा, खर पढ़ा, चर पढ़ा, जश पढ़ा। अब हम अगली बात करते हैं झस की। अगर झस लिखा हो, अगर झस प्रत्याहार हो तो कितने वर्णों का ग्रहण किया जाए? तो देखिए, झस कहने से आपके प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आता है। ठीक है, झस कहा आपने, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाएगा। तो ये 5 हैं, झल, खर, चर, जश और झस। अगर इन पांचों को आपने अच्छे से देख लिया और ये अगर पांचों आपको अच्छे से आते हैं तो फिर अब दिल्ली दूर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इनको जरूर अभ्यास कर लेना एक बार। इसके बाद इसमें एक बात मैं और बता दूं, हल संधि में ये बात मैंने आपके सामने अच संधि पढ़ते समय भी रखी थी। मैंने कहा था ना कि इन संधियों का जो नाम है वो किसके नाम पर किया जाता। मान लीजिए अयादि संधि कर दी, ईण संधि कर दी, बहुत प्रकार की संधियां कर देते हैं। तो इन संधियों का जो नाम है वो किस प्रकार से रखते हैं? मनमाना ढंग है, अपने हिसाब से कर लें, या जी आपने कुछ कहा हमने कुछ कहा, ऐसा नहीं है। इनका जो नाम है वो आदेशों के नाम से किया गया था। जैसे मैंने जब बताया था आपको, अयादि संधि हम पढ़ते हैं क्योंकि अयादि आदेश होते, इसलिए संधि का नाम ही अयादि संधि कर दिया। ईण संधि पढ़ते हैं क्योंकि ई के स्थान पे यण होता है, इसलिए संधि का नाम भी ईण संधि कर दिया। तो संधियों का नामकरण जो है वो उनके कार्य के आधार पर किया जा रहा है। ये जो प्रक्रिया है संधियों के नामकरण की, ये प्रक्रिया जो है वो हल संधि में भी लागू होगी। ठीक है, इसलिए आप बस कार्य याद रखना कि यहाँ पर कार्य जो है वो जश किया जा रहा है या चर किया जा रहा है या अनुनासिक किया जा रहा है। जो कार्य किया जा रहा होगा उस कार्य के आधार पर संधि का नाम कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए चर किया जा रहा हो, खरीचा लगा दिया आपने और खरीचा से आपने चर कर दिया, ये चर आदेश है। ठीक है, अब चर कर दिया तो इस चर आदेश के आधार पर ही संधि का जो नाम पड़ा उस संधि को कहा गया चरत्व संधि। चर किया तो चरत्व, खर किया तो खरत्व, ठीक है, जश किया तो जशत्व संधि, और इष्टुत्व किया तो इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व किया तो इष्टुत्व संधि, अनुनासिक किया तो अनुनासिक संधि, परसवर्ण किया तो परसवर्ण संधि। आपको याद करने की ये समझिए, दिमाग पर जोर तो बिल्कुल डालो ही मत। ठीक है, क्योंकि ऋषियों के द्वारा, ऋषियों की परंपरा में बनाए हुए ग्रंथ दिमाग पर जोर डालने के लिए नहीं होते हैं। दिमाग पर जोर डालना भी आपके लिए बंधन हो जाएगा, और हम तो बंधन से छूटने वाले लोग हैं। जब हम आत्मा का बंधन नहीं मानते हैं, शरीर का बंधन नहीं स्वीकार करते हैं, तो दिमाग का बंधन कैसे स्वीकार कर लेंगे? इसलिए आपको क्या करना, बस आराम से समझना चीज को, और समझने के बाद प्रयोग करना। तो देखिए, चर से होगा तो चरत्व संधि कहलाएगी। तो आदेश के आधार पर ही सारे काम किए जाते हैं। बस आप इसको याद रखना कि झल कहने से कितने वर्ण हैं, खर कहने से कितने वर्ण हैं, और चर कहने से कितने वर्ण हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम जो हैं वो एक संधि पढ़ेंगे, और इसके बाद कल से विधिवत रूप से और भी ज़्यादा से ज़्यादा संधियाँ हम इसको पढ़ के ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखिए आज हम जिस संधि को पढ़ेंगे वो है चरत्व संधि। अब चरत्व संधि सुनते ही आपके दिमाग में ये तो पक्का ही एक चित्र बनेगा कि इसमें चर आदेश किया जा रहा होगा, क्योंकि चर आदेश किया जा रहा है, इसलिए इस संधि का नाम ही चरत्व संधि रख दिया गया। ठीक है, तो बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, आप ऐसे ही सोचते रहें। ये भगवान से प्रार्थना है कि चरत्व संधि में जो है वो चर ही किया जा रहा है, चर आदेश ही किया जा रहा है। तो कैसे करेंगे और क्या सूत्र लगेगा
तो यहाँ पर एक सूत्र लगा है खरी च। दुनिया में अगर जीना है तो दूसरे को खरी खरी कह दो, बस खत्म काम। व्यक्ति अपने आप परेशान होकर मर जाएगा। खरी च, ठीक है। खरीचा जो है उसमें खरी एक पद है और चा दूसरा पद है। दो पद हैं यहाँ पर। पहला पद है खरी और दूसरा है चा। और बोले खरी कहने से और क्या होगा, तो वो तो आपको पता ही क्या होगा। तो खरी चा, खरी में जो विभक्ति है वो विभक्ति है 7 1 और चा जो है वो अव्यय पद माना जाता है, ठीक है। अब ये आपको मैंने पहले भी बताया कि कभी भी जब सप्तमी होती तो वह कारक चिन्ह या तो में जाता है और या फिर पर पे जाता है। व्याकरण में ज्यादातर पर पे काम चलता है, ये पर वो पर ऐसा पर वैसा पर, तो पर पे ज्यादा काम चलता है। और खर जो है वो एक प्रत्याहार है, ठीक है। तो खर कहने से आपको पहला दूसरा मिलेगा ही मिलेगा, पहला या दूसरा। तो खरी में सप्तमी है तो अर्थ हुआ, केवल जो सूत्र से अर्थ बता रहा हूं अभी मैं, खरीचा इतने सूत्र का जो अर्थ बता रहा हूं वो अर्थ हुआ कि खर परे रहने पर, खर परे रहने पर अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और सा शा और सा परे रहने पर, यह अर्थ हुआ इतने का। अब पीछे से अनुवृत्तियां आ रही हैं, अधिकार आ रहे हैं, तो पूरा जो अर्थ है वो आपके सामने ये दिया हुआ है, देखिए। कहते हैं झल वर्णों के स्थान पर। मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर आपको ये झल जश झस चर खर पता है तो पूरी हल संधि आपके अंदर है, ठीक है। तो कहते हैं देखो झल वर्णों के स्थान पर, अब ये झल वर्ण आ गए। अब बात वही कि झल कहने से कितना ग्रहण किया जाएगा, तो झल कहने से आप ये समझिए प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और तीनों प्रकार के शकार और हकार, ये आपका झल है, ठीक है। कहते हैं झल वर्णों के स्थान पर प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे सा शा सा हा, इन वर्णों के स्थान पर। अब खरी देखिए, बोले खर परे रहते, खर परे रहते, तो खर में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों प्रकार के शकार। खर परे रहते, फिर से देखिए झल वर्णों के स्थान पर कार्य करना है और खर परे रहते करना है, ठीक है। तो खर परे रहते और जो कार्य है, जो आदेश है, वो आदेश क्या है, तो आदेश है चर, चर आदेश हो जाता है। झलों के स्थान पे क्या करना हमें, तो झलों के स्थान पे हमें करना है चर, ठीक है। कब करना है, तो कहते खर, खर परे हो तो झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। अब चर कहने से मतलब प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। अब आपको इतना याद रखना है कि अगर पहला दूसरा वर्ण परे हो तो पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण हो जाता है। अब पहला वर्ण जो है उसको चर कहा गया, तो चर के आधार पर किया हुआ कार्य चरत्व कहलाया, इसलिए संधि का नाम भी क्या हो गया, चरत्व संधि हो गया। उदाहरण से बात आपको और स्पष्ट हो जाएगी। देखिए उदाहरण दिया हुआ है, विपद प्लस कालह, दो आपके सामने पद हैं, विपद प्लस काल, ठीक है। विपद प्लस काला, तो विपद प्लस काला में अंतिम पद क्या है, द, अंतिम जो वर्ण है वो द है। अब द आपका झल में आ जाता है, क्योंकि झल कहने से पहला दूसरा तीसरा और चौथा चारों का ग्रहण है, तो द झल में आ गया। फिर उन्होंने क्या शर्त रखी कि खर भी परे हो, तो काला में जो प्रथम वर्ण है वो है का, और का आपका खर में आ जाता है। गिन के देख लीजिएगा, माहेश्वर सूत्र लिख के गिन के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो का आपका खर में आ गया, दोनों शर्तें घट गई कि झल वर्ण के स्थान पर खर परे रहने पर उस झल को क्या करना, आपको चर करना है। अब ये जो आप चर करेंगे, चर बोले तो प्रथम वर्ण कर देंगे, क्या कर देंगे, प्रथम वर्ण।
अब जी प्रथम वर्ण तो जो है वो का भी प्रथम वर्ण है, चा भी प्रथम वर्ण है, टा भी प्रथम वर्ण है, ता भी प्रथम वर्ण है और पा भी प्रथम वर्ण है। तो दा के स्थान पे हम चा कर दें क्या या पा कर दें क्या? तो ऐसा नहीं है। प्रथम वर्ण जो आपको करना है वो उसी वर्ग का करना है। वर्गो वर्गेण सवर्णः, वर्ग्यो वर्गेण सवर्णः, वर्ग में होने वाला वर्ण अपने वर्ग के वर्ण के साथ ही समान वर्ण माना जाता है। जो टा वर्ग है वो चा वर्ग के साथ नहीं जाएगा, ठीक है, अपने साथ ही जाएगा, अपने को लेके जाएगा, दूसरे के साथ नहीं जाएगा। कभी अपवाद हो गया, आदेश हो गया, अलग बात है। बाकी एक के स्थान पर दूसरा जो आदेश होगा वो उसी वर्ग का किया जाएगा। तो दकार के स्थान पर जो कि दा झल है, उस झल के स्थान पर अगर चर करेंगे तो वो तावर्ग का ही किया जाएगा। तो तावर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? ता। ये तो सभी जानते हैं। प्रथम वर्ण क्या है? ता। तो ये दा के स्थान पे क्या कर दिया आपने? ता कर दिया। रूप बना विपत कालः। ठीक है, अगला रूप देखते हैं इसी प्रकार से। लभ पिलस्यते, लभ पिलस्यते। तो लभ पिलस्यते, यहां पर लभ को हलंत कर लीजिएगा आप, ये थोड़ा गलत हो गया ऐसे। लभ पिलस्यते। अब लभ देखिए, लभ जो है वो एक झल है, और झल कहने से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे वर्ण आ जाते हैं। पीछे स्यते में जो सा है वो आपका खर है। अब ये खर है तो खर परे है, इस झल के स्थान पे क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। तो आप ये देखिए भकार जो है वो किस वर्ग में आता है? तो ये आता है प वर्ग में। पा, फा, बा, बा, भा, ये भा है, ठीक है। तो भा के स्थान पर इसी वर्ग का प्रथम वर्ण करना है। तो हम प्रथम वर्ण करेंगे तो भा के स्थान पे क्या कर देंगे? पा कर देंगे, क्योंकि पा जो है वो इसका प्रथम वर्ण है, पा हो जाएगा। तो रूप बनेगा लप्स्यते। तीसरा उदाहरण देखेंगे हम इसका। समिध प्लस सु। अब समिध जो है इसमें धकार जो है वो अंतिम वर्ण है और आगे जो है वो सु है, सा है। अब धा जो आता वो आपका झल में आ जाएगा, क्योंकि झल कहने से वही बात है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इतने वर्णों का ग्रहण करना हमें। तो इसमें चौथा वर्ण हो गया धा। धा चौथा वर्ण है, तो धा जो है वो झल में आ गया। अब झल जो है उस झल के स्थान पे हमें क्या करना? चर। अब चर करना तो उसी वर्ग का हमें प्रथम करना है। अब ये देखना पड़ेगा ये जो धा है वो किस वर्ग में आता है? तो ये आता त वर्ग में। ता, था, दा, दा, धा, ठीक है। ता, था, दा, धा, न। तो ये धा जो प्रथम ता वर्ग में है, तो ता वर्ग में जो है आपका ये धा आया, तो धा के स्थान पर अगर हम चर करते हैं तो ये चर जो है वो पहला वर्ण आ जाएगा। पहला वर्ण अगर आ गया तो धा के स्थान पे क्या हो जाएगा? ता, ठीक है। रूप बनता आपका समित्सु। तो ये जो है इसी प्रकार से और भी उदाहरण बनते हैं इसके, और बहुत सारे उदाहरण आप देखते भी होंगे। तो ये जो उदाहरण है ये चरत्व संधि के हैं, और यही चर है, क्योंकि आदेश हमने चर किया तो आदेश के चर होने के कारण से जो संधि कहलाई वो भी आपकी चरत्व संधि ही कहलाई, ठीक है। तो बाकी आगे जितनी भी संधियां हमने आपको दिखाई थी, नोट कराई थी कि ये संधियां हम पढ़ेंगे, तो आगे उन संधियों को विधिवत करेंगे। तब तक के लिए आप सब इन संधियों को देखिए, चरत्व संधियों को समझिए, हल संधि के बारे में और विचार कीजिए। सभी के लिए नमः संस्कृताय।